दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आलूदगी पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया है। इस पूरे मामले पर नौकरशाहों के रवैये को अदालत ने अफसोसनाक करार दिया। अदालत के मुताबिक आमिला खुद कुछ नहीं कर रही है, वो चाहती है अदलिया पानी का छिड़काव, आग बुझाने वगैरह के काम करे। यह रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। नौकरशाही नाकारा हो गई है। अदालत ने कहा कि इसके 2 घंटे बर्बाद हुए, जबकि मुश्तरका मीटिंग करने के बाद फैसला लेने के लिए कहा गया था। अदालत ने मजीद कहा कि आज कोई हुक्म जारी नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये कतई नहीं कि आलूदगी को रोकने के इक़दामात न किए जाएं। इससे काबिल अदालत में मरकज़ और रियासतों के जरिए दाखिल हलफनामे और अब की गई तदबीरों पर मुतल्लिक़ा फरीक़ों के वकला ने मौक़िफ़ पेश किए। मरकज़ ने हलफनामा दाखिल किया। मरकज़ ने हलफनामे में बताया कि दफातर बंद नहीं कर सकते क्योंकि इससे काम मुतासर होगा, जबकि पंजाब ने हलफनामा दाखिल करके आलूदगी को रोकने के लिए उठाए गए इक़दामात से अदालत को वाकिफ कराया। पंजाब ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों पर 15,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जा रहा है। और वहीं दिल्ली एनसीआर में फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई ख़राब है। गाजियाबाद में भी चारों तरफ धुंध है। सांस लेने में लोगों को मुश्किलात का सामना है। आलूदगी में इजाफे से मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया। कोरोना के बाद अब वायु प्रदूषण से फेफड़ों पर भी काफी असर पड़ रहा है। इस समय अगर बात करें गाजियाबाद की, आबो हवा बेहद ही खराब है। इसको लेकर एहतियात बरत रहे हैं। हम बात करते हैं गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल में डॉक्टर आरपी सिंह से। उनसे जानते हैं किस तरह से मरीजों को देखा जा रहा है और जिस तरह वायु प्रदूषण काफी देखा गया है दिल्ली एनसीआर में, तो ऐसे में कितने मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है? देखिए, जब से दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन इस मौसम में अक्सर हो ही जाता है, पिछले साल में भी हुआ है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा है। और इसका मुख्य कारण यह है कि क्योंकि इस मौसम में ना थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो ठंडी हवा नीचे रहती है, वो गर्म हवा में ऊपर जाता नहीं है, तो पोल्यूशन नीचे ही रहता है। तो इसमें 2.5 और 10 पीएम का एक पोल्यूशन का जो मात्रा होती है वो नॉर्मली 60 और 100 होनी चाहिए। 2.5 वाली 60 होनी चाहिए और 10 वाली 100 के लगभग होनी चाहिए, तो नॉर्मल हवा कहलाती है। जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, अपने लेवल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर ये दिक्कत करते हैं। फिर हमारा पॉल्यूशन होता है, स्मोक होता है, ये सब चीज़ें होते हैं। तो इससे शरीर में हमारे सांस की जितनी बीमारियां हैं वो सब बढ़ जाती हैं। जैसे जिनको ऑलरेडी पहले से सांस की बीमारी है, या फिर आंखों में जलन होने लग जाती है, गले में खराश होती है, और दिल की बीमारियां भी बढ़ती हैं इससे। तो ऐसे में क्या सलाह दी जाती है और कितने मरीज आपकी ओपीडी में आ रहे हैं जिसको आप प्रतिदिन देख रहे हैं? देखिए, हम तो उनको ये सलाह कर रहे हैं कि भाई देखिए, आप इस मौसम में कम से कम बाहर निकलें, जब बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, और सुबह और शाम को थोड़ा स्पेशल ध्यान दें और मास्क लगा के रखें। N95 मास्क लगाएं और अपने घरों के आसपास ऐसी चीज़ें ना करें, धूल ज़्यादा ना उड़ाएं, जो धूल वाले काम होते हैं, या फिर कोई चीज़ जलाएं नहीं ज़्यादा। और दूसरा ये कि आप अपना खुद का ज़्यादा ध्यान रखोगे तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। और व्हीकल जो है, इसका पोल्यूशन है वो कम करें, व्हीकल कम चलाएं, और साथ में अपना जो भी ट्रीटमेंट है हम अपना उनका देते हैं, जो उस हिसाब से वो रहता ही है। तो सब कितने मरीज आ रहे हैं, जिसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे? प्रतिदिन कितने मरीज आ जाते हैं? देखिए, प्रतिदिन तो लगभग हमारे यहाँ पूरे अस्पताल में 3 से 4 हज़ार की ओपीडी है, और उसमें लगभग 35% या 30% का इजाफा हो गया है इस तरह के मरीजों का। तो उसमें लगभग पर डे 900 मरीज पर डे आ जाते हैं, इस तरह के सब मिला के। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ थे। इस समय जो मरीजों की संख्या है वह लगातार वृद्धि हो रही है। एक बार कतारों में आप देख सकते हैं कि मरीज गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल में पहुंच भी रहे हैं। प्रतिदिन 800 से 900 मरीज ऐसे आ जाते हैं जिन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। वायु प्रदूषण बेहद ही, आबो हवा यहाँ बेहद ही खराब है। क्या दिखाने आए हैं आप यहाँ पर? मुझे थोड़ा सा एलर्जी पर, हाँ, सांस लेने पर मतलब प्रदूषण भी कारण मानते हैं? हाँ, है प्रदूषण का कारण। देखिए, मरीज भी यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं, प्रदूषण इसका एक कारण मानते हैं। रोहित सिंह, न्यूज 18 गाजियाबाद। लखीमपुर खीरी सानहे की जांच के लिए रिटायर्ड जज को मुकर्रर किया गया है। जांच की निगरानी साबिक जज जस्टिस राकेश कुमार जैन करेंगे। राकेश कुमार जैन पंजाब, राकेश कुमार जैन हरियाणा हाई कोर्ट के साबिक जज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में 3 आईपीएस अफसरों को भी शामिल किया है। वाज़ेह हो कि यूपी हुकूमत ने एसआईटी तश्कील दी है। लखीमपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी जांच को निगरानी के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के
रिटायर्ड जज राकेश जैन को अपॉइंट कराया। हालांकि इस पूरे मामले में 3 आईपीएस ऑफिसर को भी ज्वाइन करवाया है जो पूरी एसआईटी को हेड करेंगे। हमारे साथ फिलहाल त्रिपाठी जी हैं जो इस पूरे मामले में याचिका करता हैं। आज सुनवाई हुई, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एसआईटी नियुक्त कर दी, एक हाई कोर्ट के जज को नियुक्त कर दिया। कौन कौन लोग हैं और क्या काम होगा इन लोगों का? देखिए, जितनी बार भी रिपोर्टें राज्य सरकार की आई उसको देखते हुए कोर्ट संतुष्ट नहीं थी। हर बार कोर्ट न कोर्ट कोई चीज़ से नाराज़ रहती थी और आगे की कोई बातें करती थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पे कहा था कि आप ऐसा करिए कि उत्तर प्रदेश में जो भी आईपीएस की लिस्ट है उनकी एक सूची जो यूपी कैडर के तो हों लेकिन यूपी के रहने वाले ना हों, वो हमको जो है आप प्रोवाइड करें। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज का क्या नाम है जो अपॉइंट कराए गए? वो राकेश कुमार जैन है जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हैं। और कौन आईपीएस ऑफिसर है? और आईपीएस ऑफिसर 3 इसमें उन्होंने कमेटी को बनाया है। एक पद्मजा चौहान जी को आईजी हैं, दूसरा उन्होंने एक डीआईजी हैं दीपिंदर सिंह जी को, और तीसरा उन्होंने एक सिरोदकर जी को बनाया है। इन तीनों की कमेटी बना के जो इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि पहली जो भी एसआईटी बनी उसमें ज़्यादातर लोकल थे जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं थी कि ये क्या निष्पक्ष जांच कर सकेंगे। लेकिन कोर्ट ने ऐसा क्यों महसूस किया कि जो इसी यूपी कैडर से हों लेकिन यूपी के ना हों, ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी? आप जैसा जानते हैं कि इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, उनके बेटे का, और स्वयं एफआईआर में भी उनका नाम आया हुआ है, जिसको देखते हुए कोर्ट ने आज जो है उनको ये लगा कि हमें जो है इसमें सीनियर आईपीएस को रखना पड़ेगा, वही इसकी निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। और इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने जो है, तो ये कह सकते हैं क्या कि इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इस पूरी जांच को मॉनिटर करेगा? आप तो देखिए डे 1 से जब से ये पिटीशन फाइल हुई कोर्ट मॉनिटर कर ही रहा है। और हर बार जो स्टेटस रिपोर्ट मांगता है उसको सरकार जो है सही देती नहीं है, जिससे वो बराबर क्षुब्ध नजर आती है और जिसको देख के उनको निर्णय लेना पड़ता है। कब होगी मामले की अगली सुनवाई? मामले की सुनवाई जैसा कि आपने देखा कि अभी उन्होंने कहा कि हमने डिटेल ऑर्डर पास नहीं किया है, और डिटेल ऑर्डर जो है पास होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये 15-20 दिन में ये सारे जो है इशू, ये सारी चार्जशीट सबमिट हो जाएगी। तो फिलहाल लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को भी नियुक्त किया है, 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर को भी हेड किया है जो फिलहाल इस एसआईटी में काम करेंगे। हालांकि तीनों जो अफसर होंगे वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को फिलहाल रिपोर्ट करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस पूरे मामले की सुनवाई तब करेंगे जब इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लखीमपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी अपने हाथ में जरूर रख रहा है। देखना बेहद अहम होगा कि अब जब नई कमेटी बनाई गई है और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को इसमें शामिल किया गया है तो लखीमपुर हिंसा का असली सच जो है वो जल्द क्या कुछ सामने आता है। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। त्रिपुरा पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले वकीलों और सहाफियों को अदालत से अबूरी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहुक्म सानी वकीलों और सहाफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का हुक्म दिया है। अदालत ने त्रिपुरा हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। वज़ीर के 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम में शामिल एडवोकेट अंसार इंदौरी और एडवोकेट मुकेश के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर यूएपीए के तहत त्रिपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसे खारिज करने की दरख्वास्त वकला ने सुप्रीम कोर्ट से की है। त्रिपुरा में वकीलों और पत्रकारों को यूएपीए के तहत एफआईआर रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से तमाम पत्रकार और वकीलों को एक बड़ी राहत मिली है। ये तमाम जो लोग हैं वो त्रिपुरा के मामले में याचिकाकर्ता हैं, वकील साहब भी हैं और उनके जो लोग हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की थी वो भी मौजूद हैं। क्या कुछ रहा आज कोर्ट में ये जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई उसमें क्या कुछ चीजें थी? देखिए, वो याचिका में तो हम लोगों ने इमीडिएट रिलीफ मांगा था सुप्रीम कोर्ट से। एक्चुअली हम लोगों ने तो क्वेश्चनिंग मांगी थी एफआईआर की, क्योंकि कोई ग्राउंड नहीं बनता हम पे एफआईआर करने का। जब हम लोग त्रिपुरा गए थे तो हमारा मोटिव जो था वो ये था कि वहाँ के विक्टिम्स को कुछ हेल्प दे पाएंगे, लीगल एड दे पाएंगे, उनकी जानकारी ले पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये बेसिकली एक लीगल प्रोसेस है टू डू फैक्ट फाइंडिंग की, उसके आधार पर आप कोई पीआईएल कर सके या कुछ कर सके। हमारा ऑब्जेक्टिव वो था। हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई हमारे ऊपर एफआईआर आ जाएगा। और हम लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है इस देश के, कभी ट्रैफिक सिग्नल भी जम नहीं करते हम लोग, बीइंग ए प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ, और काफ़ी लॉ अबाइडिंग है हम लोग। और अचानक से यूएपीए आना और ये आईपीसी के और भी धाराएं हम पे लागू करना तो हमारे लिए तो पेनफुल था ही, हमारे परिवारों के लिए और भी ज़्यादा पेनफुल था।
एक मतलब ये पिछले 10-12 दिनों से 3 तारीख के बाद जो घटा हमारे साथ, ये खुद में ये जो प्रोसेस है, जो यूएपीए लगाने का प्रोसेस, इसको डिफेंड करने का प्रोसेस, और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं दिल्ली के लॉयर्स की, स्पेशली प्रशांत भूषण सर के टीम की, जिन्होंने हमारी इतनी मदद करी। नहीं कुछ कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने आज ज़्यादा कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने सिंपली नोटिस इशू किया है स्टेट ऑफ त्रिपुरा को, और उन्होंने नो कोर्सिव एक्शन हमें ग्रांट कर दिया है। जब तक कि उनका रिप्लाई नहीं आता वगैरह आगे की प्रोसीडिंग्स तक के लिए हमें अरेस्ट से एक तरह से प्रोटेक्शन दी गई है। और बाकी जो मेरिट्स हैं, जिन जिन चीज़ों को हमने, जैसे सेक्शन 13 है, 210 है, जो यूएपीए के सेक्शंस को चैलेंज किया है उसकी वेगनेस को, तो उस पर जो होगा फर्दर प्रोसीडिंग्स में आर्ग्यू होगा। लेकिन टिल दैट टाइम वी हैव बीन ग्रांटेड नो कोर्सिव एक्शन फ्रॉम द स्टेट। हाँ, आज के लिए तो बिल्कुल संतुष्ट, क्या बहुत खुश हैं। और तो ये तमाम जो लोग हैं जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद से पहुंचे थे कि इन्हें राहत मिले, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें राहत भी दी है। लड़ाई अभी लंबी है क्योंकि त्रिपुरा सरकार की तरफ से जवाब आएगा, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम वकीलों को और जो पत्रकार हैं जिनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है, कोई भी एक्शन नहीं लेने का आदेश दिया है। देखना बेहद अहम होगा जब इस मामले में त्रिपुरा राज्य की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा और उसके बाद क्या कुछ दलीलें रखी जाएंगी। लेकिन तब तक इन तमाम लोगों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुल्क की हिफाजत में फौजियों का अहम रोल होता है। उन्होंने झांसी जिले में राष्ट्र रक्षा संपन्न प्रोग्राम में हिस्सा लेने के दौरान ये बात कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। 2019 फरवरी में यहाँ पर आए थे और 19 के बाद एक कार्यक्रम झांसी की धरती पर राष्ट्र रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित है। आज बुंदेलखंड विकास की एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे यहां पर राष्ट्र हमारे देश के रक्षा सचिव जी ने यहां पे कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। उसके 2 नोड हैं, एक झांसी और एक चित्रकूट में, दोनों बुंदेलखंड में, बाकी 4 प्रदेश के अन्य स्थलों पर है। बुंदेलखंड नोड में पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस कार्यक्रम का यहां पर उस दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। लेकिन साथ साथ बुंदेलखंड, यहां के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहां पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सब के सामने एक उदाहरण है। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली की फजाई आलूदगी के मामले में किसी किस्म की कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मसले पर मुबाहसा होना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। प्रदूषण और पॉल्यूशन जिस प्रकार से हमारे बच्चों के भविष्य के स्वास्थ्य पर एक कुठाराघात कर रही है, स्वाभाविक है कि इसमें राजनीति को दरकिनार करते हुए हम सबको एक हो जाना चाहिए। कौन किस पार्टी का है यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या हम सब मिलकर बिना राजनीति किए प्रदूषण को कम कर सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर विवेचना होनी चाहिए। तो दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसके लिए केजरीवाल जी ने पंजाब को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है ये पंजाब के किसान पराली जलाते हैं जिससे दिल्ली प्रदूषित हो जाती है। हरियाणा के किसान भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, बाकी राज्यों के भी जो आसपास के राज्य हैं उसके कारण दिल्ली प्रदूषित होता है। हम राजनीति आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजनीति करने का दिन नहीं है, मगर मन में ये प्रश्न उठता है, अगर पंजाब में पराली जलाने से पंजाब के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, हरियाणा में पराली जलाने से हरियाणा के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, तो आप बताइए सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां होना चाहिए? पंजाब में होना चाहिए। हरियाणा की हवा की क्वालिटी सबसे खराब होनी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी हवा की कहीं है तो वो दिल्ली की है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने गोवा में खिताब करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि माजी में हुकूमत करने वाली पार्टियों ने भंडारी तबके के साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने कहा कि भंडारी तबके ने गोवा की तरक्की में अहम रोल अदा किया है। कांग्रेस और बीजेपी वाले समझते क्या हैं अपने आप को? उनको क्या लगता है उनमें टैलेंट है, भंडारी समाज में टैलेंट नहीं है? आज भंडारी समाज ने गोवा के लिए क्या नहीं किया? हर क्षेत्र के अंदर भंडारी समाज ने अपना नाम रोशन किया, गोवा का नाम रोशन किया। भंडारी समाज से वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, पायलट बनते हैं, हर बनते हैं। तो ये लोग, इनको लगता है कि केवल कांग्रेस और बीजेपी के पास टैलेंट है। हर समाज में टैलेंट होता है, भंडारी समाज में भी टैलेंट है, ब्राह्मण समाज में भी टैलेंट है, एससी समाज में भी टैलेंट है, सब समाज में टैलेंट है। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजारत दाखिला के दफ्तर में मीटिंग हुई। दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला की सदारत में यह मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, महकमा इंटेलिजेंस के अफसरान, जम्मू कश्मीर के डीजीपी और NIA और CRPF के DG और सिक्योरिटी महकमे से वाबस्ता आला अफसरान मौजूद रहे। इजलास में जम्मू कश्मीर में हालिया मुबैना टारगेट किलिंग और वहां की दाखिली सलामती मीटिंग का अहम एजेंडा था। हैदरपुरा श्रीनगर इनकाउंटर के दौरान 2 शहरियों की मुबैना तौर पर हलाकत के खिलाफ PDP ने मुजाहरा किया। आज जम्मू में PDP कारकुनान एहतजाज दर्ज कराने के लिए जमा हुए थे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इस एहतजाजी मार्च की क़यादत की। हलाकतों की तहकीकात का मुतालबा करते हुए मुजाहिरीन ने दोनों शहरियों की लाशें उनके अहल खाना के हवाले करने का मुतालबा किया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात की। उन्होंने मारे गए शहरियों की लाशें फौरी तौर पर उनके अहल खाना के हवाले करने की मांग की और कहा कि लवाकिन के मुतालबात का एहतराम किया जाए। जब भी इनसे कोई फायरिंग में मर जाता है तो उसको OGW का इल्जाम लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। और इनको एसपा होने की वजह से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मासूम लोग हैं। और आज उनके घर वाले उनकी लाशें मांग रहे हैं और उनको वो लाशें भी नहीं दी जा रही। हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए अल्ताफ अहमद के अहल खाना ने आज भी प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। इंसाफ करने का मुतालबा करने के साथ साथ उन्होंने बावकार अंदाज में तदफीन के लिए अल्ताफ अहमद की लाश देने की मांग की। याद रहे कि पुलिस के मुताबिक अल्ताफ अहमद क्रॉस फायरिंग में मारे गए, लेकिन पुलिस ये भी कह रही है कि लवाहिकीन को लाशें हवाले करने की सूरत में अमन व ज़ब्त के मसाइल पैदा हो सकते हैं। वहाँ वो मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, CRPF वाले उनके साथ रोज सुबह चाय पीते, उसके दुकान पर बैठे होते हैं, आरोपी वहाँ पर बैठती रहती है। अब वो कहाँ से हो गया? ये वो सिविलियन नहीं था। अजी साहब तो खुद बोल रहे हैं, फिर हमें बॉडी क्यों नहीं दे रहे हो? हमें बॉडी दो, हमें बॉडी चाहिए, हमें बॉडी चाहिए। कल जब मैं DIG के पास गया, वो कह रहे हैं कि हमने हंदारा में दफन किया है उनको। अब हम उनको, आप उधर जाओ, उसको खराजे की कब्र पे पेश करो। हम वो नहीं चाहते हैं, उसके 3 मासूम बच्चे हैं। हम चाहते हैं, हमारी अल्टीमेटम ये है आप लोगों को कि हमारी भाई की लाश को वापस कर दो। हैदरपुरा श्रीनगर इनकाउंटर में मारे गए डॉक्टर मुदस्सिर गुल के अहल खाना ने पुलिस के दावे को मुस्तरद कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुदस्सिर OGW था, लेकिन डॉक्टर मुदस्सिर के अहल खाना ने आज भी प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया और पुलिस को चैलेंज किया कि वो अपने दावे को साबित करके दिखाए। मुदस्सिर गुल की बेवा आज खानदान के कुछ दीगर अफराद के साथ प्रेस कॉलोनी पहुंची थी। यहां आए मुदस्सिर गुल के अहल खाना ने इंसाफ का मुतालबा किया। मुदस्सिर गुल के लिए डॉक्टर एसोसिएशन कहाँ है? मेरी बेटी को यतीम क्यों किया? ये 1 साल की है, ये एक वर्ड बोलती है, बाबा बाबा बोलती है। इसको बाबा दे दो, इसको बाबा लो। क्यों मामू? इसको शक्ल दिखा, अपने बाप की शक्ल दिखा। साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद वादी चनाब में ज़िला डोडा का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने डोडा के डाक बंगले में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। कांग्रेस पार्टी कारकुनान भी आज़ाद से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे थे। कांग्रेस लीडरान वक़ार रसूल, नरेश गुप्ता, गुलाम मोहम्मद सरूरी, उर्फी मजीद वानी और दीगर गुलाम नबी आज़ाद के हमरा मौजूद थे। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने आज़ाद से मौजूदा सियासी मंजरनामे पर बातचीत भी की। आज आपका खिते का दौरा है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में यहाँ पर देखी जा रही है कि नाराज़गी जो है काफ़ी सालों से है। लोग जो है कांग्रेस में जो है यहाँ दिन ब दिन ज्वाइनिंग करते थे, लेकिन कुछ सालों से जो है लोग दूर हो रहे हैं। क्या वजह है इसकी कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स है वो लोगों में नहीं जा रही, या इसकी और कोई वजह है?
नहीं, हमारे तो यहाँ लोग बेचारे जाते हैं, अधिकतर जाते हैं, और ख़ास तौर से मैं चिनाब वैली की बात करूँगा। हमारे सभी लीडर्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं, और इसके बावजूद भी कि बहुत टफ एरिया है, डिफ़िकल्ट एरिया है, यहाँ मिलिटेंसी भी कश्मीर की तरह बहुत अरसे तक रही है, और कोविड था बीच में, इस बीच में स्टेट के डिवीज़न की वजह से भी हालात ख़राब हो गए थे। उसके बावजूद भी हमारे, मेरे ख्याल में चिनाब वैली के सभी साबका कांग्रेस के एमएलए लोगों से इन टच। तो अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में बीजेपी का ये कहना था 370 के बाद जो है डेवलपमेंट होगी, लेकिन डेवलपमेंट कम, किलिंग्स ज़्यादा हो रही। कल भी जो हैदरपुरा में जो है, श्रीनगर में किलिंग्स हुई है, जिसमें डॉक्टर की किलिंग हुई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? 370 के बाद जो है लोगों में कोई भी जो डेवलपमेंट कम और किलिंग्स ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। ये गवर्नमेंट ज़मीन पे डेवलपमेंट पे विश्वास नहीं रखती है। टेलीविज़न पे और रेडियो पे डेवलपमेंट हो जाए, वो इस सरकार का एजेंडा है। मुल्क के 5 रियासतों में जो है इलेक्शंस होने जा रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस जो है कमबैक करेगी, या अगर देखा जाए कांग्रेस के उतने हालात ठीक नहीं है मुल्क में? अब देखें, हिमाचल ने एक रास्ता दिखाया है लोगों को, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी वहाँ बीजेपी की सरकार है। उसके बावजूद भी 4 सीटों में भी बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो एक हिमाचल ने एक दिशा दी, एक रास्ता दिया है, तो शायद लोग उस पर अमल करें। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका लगा, टीका